गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपने पिछले वीडियो में हमने आपसे पद परिचय की चर्चा की थी और पद परिचय क्या होता है आपको ये बताया था। पद परिचय का क्या तात्पर्य है ये भी बताया था और साथ में हमने आपको ये बताया कि संज्ञा पद का परिचय किस प्रकार दिया जा सकता है और सर्वनाम पद का और विशेषण पद का और प्रविशेषण पद का परिचय किस प्रकार दिया जा सकता है। अब आज हम आपको समझा रहे हैं कि वाक्य में जो पद है जिसका हमको परिचय देना है, अगर वो क्रिया है तो उसका पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब क्रिया पद का परिचय देने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि क्रिया से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है हम उसे क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं क्रिया? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि, तो ये सब क्रिया है क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि हम लिखने का कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं या इसी प्रकार के अन्य कार्य। ये तो हमने आपको उदाहरणों स्वरूप 2-3 शब्द समझाए। अब जैसे क्रिया का मूल रूप क्या है हमें ये जानना जरूरत है। तो इसे जानने के लिए हमें ये जानना है कि धातु क्या है। तो धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं, यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। उसी में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। तो बच्चों, धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं और उसमें जब हम ना लगा देते हैं तो वो सामान्य क्रिया का रूप बन जाता है। जैसे लिख धातु है, अब उसमें ना लग गया तो लिखना बन गया। हंस धातु है, ना लग गया तो हंसना बन गया। इसी तरह पढ़ धातु है, ना लग गया तो पढ़ना बन गया और इस तरह सामान्य क्रिया का रूप बन गया। अब हमको कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जानना आवश्यक है और बनावट के आधार पर भी क्रिया के भेद जानना आवश्यक है, क्योंकि क्रिया शब्द का, क्रिया पद का परिचय देते समय हमको ये सब बताना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को समझेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसे हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सब जो शब्द हैं या पद हैं ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वाक्य में कर्म ना हो तो वहां क्रिया अकर्मक होती है और यदि वाक्य में कर्म है तो वहां क्रिया सकर्मक होती है। जैसे हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं। श्याम हंसता है। अब इसमें हंसना जो क्रिया है वो अकर्मक है क्योंकि ये एक भाव को व्यक्त कर रही है, कर्म को नहीं, इसलिए यहां पर क्रिया अकर्मक है। और अगर हम इसी वाक्य को दूसरे ढंग से इस तरह से बोलते हैं, श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पढ़ना क्रिया जो है सकर्मक है क्योंकि श्याम पुस्तक को पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो इस वाक्य में पुस्तक कर्म है, किसको पढ़ा जा रहा है? पुस्तक को, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया सकर्मक है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक को हम अकर्मक कहते हैं, दूसरे को सकर्मक। तो हमको जब हम क्रिया पद का परिचय देंगे तो हमको ये बताना पड़ेगा कि वो क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है वाक्य में। इसी तरह आगे बनावट के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, उनका जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। अब उसमें जैसे मुख्य क्रिया होती है, जैसे टूट गया, रोता रहा, ये शब्द जो हैं मुख्य क्रिया के अंतर्गत आते। इसी तरह संयुक्त क्रिया होती है, कर लिया। अब इसमें करना और लेना 2 क्रिया मिलकर बनी है, एक शब्द बना है, एक मतलब पद बने हैं, 2 को मिला करके, तो ये संयुक्त क्रिया है। जैसे काट लिया, सो गया। अब सोना और गाना यानी जाना, गया मतलब सो गया, सोने का कार्य किया गया, तो इस अर्थ में है, वो गाने के अर्थ में नहीं गया, इस अर्थ में है कि सोने का कार्य किया गया। तो यहाँ भी 2 क्रियाओं को मिलकर के बना है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया। तो मुख्य क्रिया एक होती है बनावट के आधार पर, दूसरी संयुक्त क्रिया। फिर प्रेरणार्थक क्रिया कि जैसे किसी कार्य को
करने की प्रेरणा दी जा रही है, ये हमें पता चले इस क्रिया के उस रूप से, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे लिखवाना, बनवाना, पढ़वाना, इसमें ये भी क्रिया है लेकिन इसमें प्रेरणा का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और इसी तरह नाम धातु क्रिया भी होती है, जैसे फिल्माना इत्यादि, लजाना, ये सब नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आता है। और पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया भी होती है। कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। तो इसके अंतर्गत पढ़कर, खाकर, जैसे कार्य हो चुका है, इस तरह का भाव व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है यहाँ पर। तो ये क्रिया की बनावट के आधार पर भेद हैं। तो बच्चों, अभी हमने आपको क्या क्या बताया कि जब क्रिया का पद परिचय हम देंगे तो सबसे पहले तो हमको ये पहचानना है उस शब्द को कि वो है क्या। जैसे वाक्य लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में वाक्य लिखकर आया और उसमें रेखांकित है पद, और उसका पद परिचय देने के लिए बताया गया है। तो पहले तो हमें ये पहचानना है कि वो क्या है। तो जब वो क्रियापद है तो हम कैसे पहचान जाएंगे कि उस पद से किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है, तो उससे पता चल जाएगा हमको कि ये तो क्रिया है। अब क्रिया है तो कौन सी क्रिया है? तो पहले हम उसको कर्म के आधार पर देखेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो हम ये लिखेंगे। फिर हम उसकी बनावट के आधार पर भी बताएंगे कि वो कौन सी क्रिया है। तो उसमें मुख्य क्रिया है वो संयुक्त क्रिया है या वो प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है, इस किस श्रेणी में वो पद आ रहा है वो हम लिखेंगे। और उसके बाद क्रिया में काल का निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है कि क्रिया वर्तमान काल में है या भूतकाल में या भविष्य काल में। अब जैसे ये वाक्य आता है कि रीता पढ़ती है, तो सीधी सी बात है ये वर्तमान काल में क्रिया है। और अगर ये हो जाए यही वाक्य कि रीता पढ़ती थी, तो ये भूतकाल में क्रिया है, और रीता पढ़ेगी तो ये भविष्य काल में क्रिया है। तो हमको ये बताना आवश्यक है कि काल। तो अब हमको क्या क्या बताना आवश्यक है बच्चों? हमको पहले क्रिया, फिर कौन सी क्रिया, तो अकर्मक है या सकर्मक, इसके अतिरिक्त बनावट के आधार पे कौन सी क्रिया है उसका नाम लिखना होगा। फिर हमको काल निर्धारण करना होगा कि जो वाक्य है वो वर्तमान काल में है, वो कार्य होने का पता चल रहा है जो वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का। इस प्रकार हम काल निर्धारण करेंगे। और इसके अतिरिक्त उसमें हमें और भी जो चीजें बतानी है वो वाक्य के आधार पर लिंग और वचन भी है। अब जैसे हमने अभी आपको बताया रीता पढ़ती है, तो स्वाभाविक है कि इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर यही हो जाए सुरेश पढ़ता है, ये वाक्य है तो पुल्लिंग होगा। एक वचन में है तो एक वचन है। अगर बहुवचन का वाक्य है कि लड़कियां पढ़ती हैं, तो अब यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। लड़की पढ़ती है तो एक वचन है। तो इस तरह समझ में आया आपको? तो वचन भी बताना है। इसके अलावा हमको वाच्य भी बताना होता है कि वाक्य जो है क्रिया बताते समय हमको ये भी बताना होता है कि वाच्य, कि वो कर्तृवाच्य का वाक्य है या कर्मवाच्य का वाक्य है। तो ये हमको ये भी बताना होता है कि कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य। जैसे हम ये कहते हैं रीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। और अगर यही वाक्य इस तरह से आपको लिखा जाता कि रीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो अब इसमें पढ़ने का अगर हमको बताना होता तो उनकी पद परिचय, तो यहाँ पर वाच्य कर्मवाच्य होता। तो बच्चों, हमको ये बातें ध्यान रखनी है क्रिया पद का परिचय देते समय। और साथ में हमको ये भी बताना है कि वो किस कर्ता की क्रिया है। जैसे वाक्य में रीता है, रीता पुस्तक पढ़ती है, तो अब पढ़ना जो कार्य हो रहा है उसे कौन कर रहा है? रीता कर रही है, इसलिए रीता कर्ता की क्रिया है, ये भी बताना होगा हमको। और पुस्तक कर्म की क्रिया है, ये भी बताना होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रियापद का परिचय देते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना है। तो आशा है, हमें लगता है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्रियापद का परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पदबंध में अभी हमने संज्ञा
का पद परिचय में, पदबंध नहीं, पद परिचय। पदबंध हम आगे की वीडियोज में आपको बताएंगे, अभी हम पद परिचय की चर्चा कर रहे हैं। तो पद परिचय में हमने अपने पिछले वीडियोज में आपको बता दिया पद परिचय क्या है, संज्ञा पद परिचय क्या होता है, सर्वनाम पद का परिचय कैसे दिया जाता है, विशेषण और प्रविशेषण का पद परिचय कैसे किया जाता है। और इसमें हमने आपको बताया कि क्रिया शब्द का, क्रियापद का परिचय हम किस तरह से देंगे। और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।